अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी अबाउट एरिथ्रोपोइसिस यानी कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोस्टेसिस के बारे में। ठीक है, दिस वर्ड इज हीमोस्टेसिस। इसको आपने होम्योस्टेसिस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। होम्योस्टेसिस एक डिफरेंट चीज़ है, वो बॉडी में डिफरेंट चीज़ों की रेगुलेशन है, लेकिन हीमोस्टेसिस एक डिफरेंट टर्म है जो कि इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे इसके बारे में। ओके, तो जैसे आपको पता है कि हम ब्लड एंड इम्यूनोलॉजी मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और इसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हीमोस्टेसिस उसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो द वर्ड हीमोस्टेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। वन इज द हीमो एंड द सेकंड वन इज द स्टेसिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग, यानी कि स्टैंडिंग ब्लड, या फिर आप कह सकते हैं क्लॉटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसकी क्लॉटिंग कर दी जाए या जिसको स्टॉप कर दिया जाए, स्टैंड करवा दिया जाए, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है। अच्छा, अब हीमोस्टेसिस क्यों होती है? हीमोस्टेसिस का क्या पर्पस है? तो हमारी बॉडी में जब कोई भी ब्लड वेसल ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको पता है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उस हेमरेज को स्टॉप करने के लिए, हमें वहां पे जो ब्लड है उसको अरेस्ट करना पड़ता है, उसको क्लॉट कराना पड़ता है। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ना हो और हम हेमरेज को स्टॉप कर सकें। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। लेट सपोज आपकी कोई ब्लड वेसल कट गई है, कोई इंजरी हो गई है, अब आपने उधर ब्लड क्लॉटिंग करानी है। तो बॉडी 3 स्टेप्स में हमारी ब्लड क्लॉटिंग कराती है, हीमोस्टेसिस का प्रोसेस कराती है। सबसे पहला काम क्या करती है? वेस्कुलर स्पैज्म जनरेट करती है। सेकंड काम करती है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। ठीक है, प्लेटलेट का एक प्लग बना देती है। और तीसरा काम करती है प्रॉपरली ब्लड क्लॉटिंग करती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द वेस्कुलर स्पैज्म। ओके, सो वेस्कुलर स्पैज्म क्या होता है कि अगर आपकी किसी ब्लड वेसल को कट लग जाए, तो हमारी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है ब्लड वेसल की, वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, एक इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स। ठीक है, उस इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स की बेसिस पे कोई कंस्ट्रिक्शन आ जाती है। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन आएगी जो भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्लड वेसल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है ना क्लॉट आ गया, ये वाली जगह उसकी क्या है, सॉरी, यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया, कट लग गया यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये जो इसकी एंडोथेलियल में जो मसल्स प्रेजेंट है उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। जब उनकी कंस्ट्रिक्शन होगी तो हमारे पास ये मसल्स आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ब्लड वेसल को वहां पे कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्यों? ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए और कम से कम ब्लड सप्लाई इस जगह की हो। ठीक है, अब पहला काम तो ये हो गया कि कंस्ट्रक्शन हो गई, ब्लड वहां पे आना कम हो गया। अब दूसरा काम क्या होता है कि ये हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग थी ब्लड वेसल की, जो कि ब्रेक डाउन हो चुकी है। अब ये एक हाथ से पकड़ती है इस एंडोथेलियल लाइनिंग को, और ये दूसरा हाथ है उसका। ठीक है, इन दोनों को खींच के आपस में एक दूसरे के करीब लाती है। ठीक है, और एक दूसरे के करीब ला के यहाँ पे उसको जोड़ देती है। समझ आइए आपको? ओपोजिंग एंडोथेलियल सरफेस को पुल टुगेदर, ठीक है, साथ लेके आती है। और जब वो करीब आते हैं तो वहां पे उनको स्टिक करके एडहेरेंस करा देती है उन दोनों के दरमियान में, और ताकि क्या हो जाए, उस जो ओपन चीज है उसकी सीलिंग जो है वो हो जाए। आप लोगों को बात समझ आई? जब भी हमारे पास कोई ब्रेकडाउन हो जाती है वेसल की, कोई कट लग जाता है ब्लड वेसल में, सबसे पहले तो इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है ताकि कम से कम ब्लड आए। सेकेंडली क्या होता है कि एंडोथेलियल सर्फेसेस आपस में एक दूसरे को पुल टुगेदर करती हैं, स्टिक कर जाती हैं, एडहेयर कर जाती हैं, ताकि उस जगह की सीलिंग हो जाए और कोई ब्लड वहां से ना निकले। अब जो ये वेस्कुलर स्पैज्म मैंने आपको बताया, जो कि पहला स्टेप है हीमोस्टेसिस का, इसके आगे 3 स्टेप्स होते हैं। मतलब ये जो सारा काम करी है, ये 3 से 4 स्टेप्स के अंदर कर सकती है। अब वो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो मैंने आपको बताया कि वो कंस्ट्रिक्ट कर देती है। अब वो वेजो कंस्ट्रिक्शन किस तरह करती है? लेट सपोज आपको कोई इंजरी हो गई है। ठीक है, तो हमारा जो एंडोथीलियम है ब्लड वेसल का, लेट सपोज ये हमारा ब्लड वेसल पड़ी है और इसका यहाँ पे एंडोथीलियल ब्रेकडाउन हो गया। अब उसके साइड पे कुछ कोलेजन फाइबर्स पड़े होंगे, ठीक है, ब्लड वेसल के अराउंड। तो जब ये एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है, तो उसका वहां पे जो कोलेजन पड़ा हुआ था वो एक्सपोज हो जाता है। जब वो कोलेजन एक्सपोज होता है तो हमारे पास कैल्शियम रिलीज होता है, और ये कैल्शियम जाके क्या करता है? ये कैल्शियम, आपको पता है, जब कैल्शियम रिलीज होता है तो वो जाके जैसे आपको पता होगा कि मसल्स के ऊपर जब वो ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम अटैच होता है तो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस जहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम ज्यादा रिलीज होगा, तो वो प्लेटलेट की को यहाँ पे एडहेयर करना शुरू कर देगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स को ले आएगा जिस जगह पे इंजरी है। सेकेंडली वो क्या करता है? सेरोटोनिन रिलीज करता है। लेकिन मेन काम उसका क्या है कि जब कैल्शियम रिलीज होता है तो वो जाके वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है।
ये था पहला स्टेप ऑफ द हमारा जो वेस्कुलर स्पैज्म था। कंस्ट्रिक्शन हो गई। अब दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम है लोकल मेयोजेनिक स्पैज्म। ये भी सेम वही चीज है कि वहां पे जो मायोसाइट्स प्रेजेंट हैं वो अपने आप के अंदर ऐसी इनिशिएशन लाएंगे कि वो उनकी ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रिक्शन हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है कि हमारे पास लोकल ऑटोकॉइड फैक्टर। ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट रिलीजिंग फैक्टर यानी कि थ्रोम्बोक्सिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है एट द साइट ऑफ इंजरी। और इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास नर्वस रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हमारे पास किसी भी वेसल में ट्रॉमा कॉज होता है तो वहां पे जब कैल्शियम रिलीज हो रहा है, वे जो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो हमारे पास वहां के जो सेल्स हैं वो एक वो हिस्टामीन रिलीज करना शुरू कर देंगे। इस तरह की चीजें रिलीज करेंगे, ऐसे हार्मोन्स और ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे कि जो कि पेन नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं, जो जाके ब्रेन को बताता है कि इस जगह पे पेन है, तो हमारे वो नर्वस रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है और हमें उस जगह पे एट द साइट ऑफ इंजरी पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वेस्कुलर स्पैज्म। उसमें हमने चार चीजें पढ़ी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, मियोजेनिक स्पैज्म होता है, देन इसके बाद लोकल ऑटोकॉइड फैक्टर्स रिलीज होते हैं और नर्वस रिफ्लेक्सेस के थ्रू पेन रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। अब जो हमारा हीमोस्टेसिस है उसका सेकंड स्टेप है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब हमने देखा, हमने वहां पे जो भी हमारी ब्रेकडाउन हुई थी वेसल की, हमने उसको जोड़ दिया, लेकिन अब हमने वहां पे प्लेटलेट्स भी जाके जोड़ने हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स जाके वहां पे क्लॉटिंग कराते हैं। तो अब हमने वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग करानी है ताकि वो ब्लड वहां से बाहर ज्यादा ना निकले। तो अब प्लेटलेट्स प्लग किस तरह बनते हैं, ये जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लेटलेट्स टाइनी नॉन न्यूक्लिएटेड सॉकर शेप जो है हमारे पास सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 150,000 टू 450,000 जो है हमारे पास पर मिलीमीटर क्यूब प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 8 to 10 days होता है। बोन मैरो से ये बन रहे होते हैं। 60 to 75% ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और 25 to 40% ये स्प्लीनिक पल्प के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्लेटलेट्स बनते किस तरह है कि हमारे पास जो, मैंने जैसे आपको बहुत शुरू में भी बताया और बार बार रिपीट करती हूँ कि हमारे पास प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स होते हैं जो कि दो ओरिजिन बनाते हैं, एक माइलॉइड ओरिजिन, एक लिम्फॉइड ओरिजिन। जो माइलॉइड ओरिजिन है वो जाके आगे बनाती है हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स। उनमें से जो मेगा कैरियोब्लास्ट हैं वो प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं, जो कि मेगा कैरियोसाइट और फिर एट द एंड प्लेटलेट्स बना देती हैं, ठीक है। हमने जो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन पढ़ी थी वो भी इसी तरह हुई थी, वो भी मोइलॉइड ओरिजिन से हुई थी, लेकिन वो CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M से नहीं बल्कि E से हुआ था, मतलब इरिथ्रोब्लास्ट, तो वो इरिथ्रोब्लास्ट वाला सारा चला था। लेकिन यहाँ पे M है यानी कि मेगा कैरियोब्लास्ट, तो इसने आगे मेगा कैरियोब्लास्ट को जब सारा प्रोसेस हुआ तो प्लेटलेट्स बने, ठीक हो गया। अच्छा, अब प्लेटलेट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। और सेम उसमें क्या क्या चीजें होंगी, सेल मेम्ब्रेन उसकी 6 नैनोमीटर थिक होती है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, कोलेजन होता है, ADP होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं जो कि उसकी शेप को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा डेंस नॉन प्रोटीन चीजें भी होती हैं जी, ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स के। सिमिलरली साइटोप्लाज्म में उसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अब इसमें होता है। रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, लेकिन प्लेटलेट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, एक्टिन, मायोसिन, ये सारी चीजें इसके अंदर जी हमारे पास प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, अब बात, हमने प्लेटलेट्स जान लिया प्लेटलेट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स की हमारे पास फॉर्मेशन किस तरह होती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन जानने के लिए हमें ये एक थोड़ा सा जो फ्लो चार्ट है उसको समझना होगा। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई भी ब्लड वेसल पड़ी हुई है, ठीक है। ये ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लाइनिंग है जो कि ब्रेक हो गई है यहाँ से, ठीक है। जब ये एंडोथेलियल लाइनिंग यहाँ से हमारी ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो यहाँ का प्लाज्मा है वो यहाँ पे VWF रिलीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब VWF क्या होता है, वॉन विलब्रैंड फैक्टर्स, ठीक है। वॉन विलब्रैंड फैक्टर्स ये प्लाज्मा यहाँ पे रिलीज करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। अब जब ये यहाँ पे रिलीज करना शुरू करेगा तो ये मैसेज किसको जाएगा, ये मैसेज जाएगा जो डैमेज एंडोथेलियम है उसके पास जाएगा, और ये उसको जाके बोलेगा कि तुम अब नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह रिलीज करना बस कर दो। क्यों कहता है ये? अब नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं इनका काम होता है कि ये ब्लड को थिन करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने अभी ब्लड को थिक करना है, उसको क्लॉट कराना है, तो हमने ये वाली चीजों को इनहिबिट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैसेज चला गया नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह को, उनको ब्लॉक कर देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, PA यानी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स। अब प्लेटलेट एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जब रिलीज होंगे तो ये आके यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लेटलेट्स प्लग बनना शुरू हो जाएगा।
जो हमारी डैमेज जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बनना शुरू हो गया। तो हमारे पास क्या होता है कि एक यहाँ पे चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2b। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 2b मैं आपको एक डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन 2b इस जगह पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 2b। अब ग्लाइकोप्रोटीन 2b का क्या फंक्शन होता है, ये ज्वाइन करती है जो हमारे पास VWF थे उनको प्लेटलेट्स के साथ, प्लेटलेट प्लग के साथ ज्वाइन करके रखती है, ताकि ये प्लेटलेट प्लग यहाँ से टूट के कहीं दूर ना चला जाए, ठीक है, इस जगह पे ही पड़ा रहे। तो उसको स्टिक करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या चीज बताई आपको, क्या चीज होती है, यहाँ पे हमारे पास होती है ग्लाइकोप्रोटीन 2b। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास VWF रिलीज होता है फ्रॉम द प्लाज्मा। वो जाके हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह को इनहिबिट कर देता है, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो कि यहाँ पे आके बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं, प्लग बना देते हैं, जिनको जोड़ने के लिए हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 2b जो है वो हेल्प करता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो हमारे पास प्लेटलेट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्रीट हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके हमारे पास तीन चीजें बनाते हैं, जो कि तीन चीजें ये हैं। ADP बनाते हैं, थ्रोम्बोक्सेन बनाते हैं और सेरोटोनिन बनाते हैं, जो ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। अब ADP क्या करता है, ADP क्या करता है, जाके मोर प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ प्लेटलेट्स तो एग्रीगेट हुए हैं, लेकिन ADP रिलीज होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स को यहाँ पे आके स्टिक कराता है। उसके बाद जो हमारे पास थ्रोम्बोक्सेन और सेरोटोनिन है, ये दोनों क्या करती हैं, ये हमारे पास चली जाती हैं जो उस एंडोथेलियम के पास स्मूथ मसल्स थे, स्मूथ मसल्स के ऊपर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये थ्रोम्बोक्सेन और सेरोटोनिन उन स्मूथ मसल रिसेप्टर के ऊपर अटैच होती है, तो ये वहां पे जाके वेजो कंस्ट्रिक्शन करा, मतलब कंस्ट्रिक्शन करा देती है स्मूथ मसल्स की, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट पूरी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और कम से कम ब्लड यहाँ पे आता है। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या पढ़ा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये जो मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाया है, ये इसी तरह यहाँ पे रिटर्न है। इसमें वही बात बता रहे हैं कि हमारे पास तीन स्टेप है। पहला एडिशन था, जिसमें हमारे पास एडिशन था, जिसमें हमारे पास WBF रिलीज हुआ था प्लाज्मा से, जिन्होंने जाके, ये देखिए यहाँ पे ये WBF कॉलेजन के पास है, ये कॉलेजन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारा। तो ये जब कोलेजन के साथ इन कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। जब उनकी एक्टिवेशन हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स को यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट का एक प्लग बना देते हैं, और वो एज अ रिजल्ट जाके कुछ ग्रेन्यूल्स को रिलीज करते हैं, यानी कि ADP, जो कि आगे मोर एंड मोर प्लेटलेट्स बनाते हैं। और इसी तरह से सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सेन रिलीज होते हैं, जो कि वहाँ पे जो भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं उनको जाके उनकी कंस्ट्रक्शन करा देते हैं। ठीक हो गया। और एंड स्टेप पे क्या होता है, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है कि सारे प्लेटलेट्स आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं और यहाँ पे उनकी एग्रीगेशन हो जाती है। ये हमने पढ़ लिया प्लेटलेट प्लग। और ये इसमें वही बात करेंगे, थ्रोम्बोक्सेन रिलीज हुआ, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गई हमारे पास। और इस दौरान क्या नॉर्मली प्लेटलेट प्लग क्यों नहीं बनता, नॉर्मली ना हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोस्टासाइक्लिन्स होते हैं, ये नॉर्मली जो प्लेटलेट प्लग को रोकते हैं, लेकिन जब प्लेटलेट प्लग बनाना होता है तो हमें इन चीज़ों को ब्लॉक करना होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन को हमने ब्लॉक कर दिया। ओके, सो ये थे हमारे पास दो स्टेप। हम बात कर रहे हैं अबाउट हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के हमने पहला स्टेप पढ़ा वेस्कुलर स्पैज्म, और दूसरा स्टेप पढ़ा हमने प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब इसका तीसरा स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन द पार्ट 2। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।